गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है क्रोफिजियोलॉजी का। इसके बारे में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कोविड के समय में आप सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ रहे होंगे, और आप बच के भी रहना। हमेशा 2 गज की दूरी और मास्क के ज़रूरी नियमों का पालन करते रहना। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये जानेंगे कि सेल क्या होती है। आप लोगों ने दुनिया की हर एक चीज़ देखी है, लगभग बहुत सारा अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को देखा है अपने आसपास में। आपने देखा होगा कि भाई हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। पेड़ पौधे हैं वो भी छोटे छोटे एक यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं जिनको सेल कहते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी भी होती है, वह भी एक छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे बोलते हैं सेल। सेल का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखें, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की एक इकाई है। कहने का मतलब है कि जो सेल होती है उसके अंदर अपनी खुद की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, खुद का लिविंग मटेरियल्स होता है जो कि उस सेल को डेवलप होने में या उसको काम करने में उसकी मदद करता है बायोलॉजिकली। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो सेल होती है वह सेल अपने जीवन के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि संख्या के आधार पर, या उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके आधार पर सेल को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और सेकंड होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वह सेल्स होती हैं जो सेल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर मिलकर बना हुआ होता है। जैसे प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब टू कैरी। यानी कि साथ ले जाने वाला। कहने का मतलब है कि ऐसी सेल जो कि सब दुनिया में सबसे पहले आई, जिनका डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ, वही सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। ठीक है। दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक। ये वो सेल होती हैं, वह सेल होती है यूकैरियोटिक सेल जिनसे मिलकर एक बड़ी बॉडी का और निर्माण होता है। कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल बिना न्यूक्लियस वाली सेल होती है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ओपन स्टेज में रहता है, वही सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। सीधी सी भाषा में कोई भी बैक्टीरियल सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियोइड पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वह ओपन स्टेज में पाया जाता है। यही प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, याद रखना। दूसरा था यूकैरियोटिक सेल। ये 2 प्रकार की सेल होती है। जैसे कि एक होता है एनिमल सेल, एनिमल सेल। दूसरी होती है प्लांट सेल। प्लांट सेल, सेल मतलब कोशिका। तो जो एनिमल सेल और प्लांट सेल होती हैं दोनों ही यूकैरियोटिक सेल होती हैं और दोनों में ही न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जिस केंद्र के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि भाई ये सेल के बारे में कहानी कहाँ से शुरू हुई। इस पे बहुत पहले से बहुत सारी थ्योरी वैज्ञानिकों के द्वारा रची गई हैं। उससे पहले से अरस्तु नाम आपने सुना होगा। तो अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि भाई प्रत्येक जीव का शरीर एक छोटी सी एक यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक छोटे से भाग से मिलकर बना हुआ होता है। वही भाग
कोशिका कहा, कोशिका मतलब रहता है, लेकिन ऐसा उन्होंने कोशिका शब्द नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भाई प्रत्येक जीव का जो शरीर है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई अन्य दूसरा जीव हो, तो उसका शरीर एक छोटे से भाग से मिलकर बना हुआ होता है, एक परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है या अणु से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज की, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने एक कांच के टुकड़ों को मिलाकर एक माइक्रोस्कोपी बनाया, यानी सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उसके आधार पर उन्होंने एक कॉर्क, यानी पौधों का एक जैलम में छोटा सा भाग होता है कॉर्क, तो उस कॉर्क में उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे आकार के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उन्होंने उसको सबसे पहले कोश का, यानी सेल का, क्योंकि सेल का मतलब होता है कि एक प्रकार का छोटा सा कमरा जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल उपस्थित होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर कुछ एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने उसके बारे में, सेल के बारे में और स्टडी की, जाना, उसके बारे में पता किया। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। और इन्होंने जो न्यूक्लियस के बारे में बताया था, लगभग उस समय सन 1831 की बात रही होगी, 1831 की बात में, 1831 ईस्वी की बात है, इसमें इन्होंने रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि किस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि हम, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो फिलहाल हमें प्रोफिजियोलॉजी में प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है, प्लांट सेल का कोई एक सर्टेन स्ट्रक्चर नहीं होता, एक निश्चित आकृति नहीं होती है, क्योंकि वह जो सेल होती है उस पर एक्सोटिक प्रेशर भी होता है, इंट्रिंसिक प्रेशर भी होता है। उस प्रेशर की वजह से सेल में कहीं खिंचाव होता है, तो कहीं से सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। उसके आधार पर अगर सेल को देखा जाए तो सेल लगभग इस प्रकार से भी होती है, सेल का आकार ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमें ये समझना है कि सेल किस प्रकार से उसकी आकृति को निश्चित कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लांट सेल का जो आकार है वो लगभग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाहर की ओर एक वॉल मौजूद होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। जहां सेल वॉल और मेम्ब्रेन जब आपस में अटैच होती हैं तो वह एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। इस प्रकार से हर सेल की वॉल के बीच में एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए एक वे होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। हर सेल के बीच में होता है, जिससे कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन बना आना जाना लिक्विड मटेरियल का, अदर जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं, एक सेल दूसरे सेल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन बना के रखती है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक का हिस्सा होता है, उसके पास में राइबोसोमल सब यूनिट फिक्स होती है, जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो उस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर का भाग होता है और एंडोप्लाज्मिक का ही हिस्सा होता है, तो उसमें राइबोसोम की सब यूनिट उपस्थित नहीं होती है, तो इसीलिए वो
थोड़ा सा चिकना रहता है, उसकी वजह से, उसके चिकनाहट की वजह से उसको बोला जाता है SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये रफ होता है, ये स्मूथ होता है, और उसी के पास में थोड़ा सा दूर चल के थोड़ी सी एक छोटी सी सब यूनिट होती है, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी एपरेट बॉडी। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले सेल में कैमिलियो गोल्जी ने उसको देखा था, कैमिलियो गोल्जी। उसके अलावा सेल के अंदर, और खासकर प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, उपस्थित होता है, जो कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, जिसका मुख्य काम होता है पौधों में फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या पिगमेंट उपस्थित होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों का रंग लाल होता है, तो उनके अंदर ज़ेंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है, लेकिन होता वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती है। दूसरा मटेरियल या ऑर्गेनल्स एक होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। उसके अलावा एक होता है सेल के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का काम होता है सेल के अंदर उसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, या सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट अपटेक चाहिए होता है सेल को, जो भी सेल का लिक्विड स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना, यही काम होता है वैक्यूल का। वैक्यूल को हम, एक दूसरा शब्द होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, टोनोप्लास्ट और वैक्यूल बोथ आर सेम। दूसरा होता है, इसी के अंदर छोटी सब यूनिट होती है, जिसे बोलते हैं वेसिकल्स। ये वेसिकल्स होती हैं जो कि सेल के अंदर अदर प्रोटीन प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं। एक होते हैं लाइसोसोम्स, सब यूनिट। यह सेल के अंदर घूमते रहते हैं फ्री स्टेज में। लाइसोसोम का मुख्य काम होता है कि हम सेल के अंदर जो अनडिजायर्ड मटेरियल आ जाते हैं, जैसे सेल के अंदर कोई वायरस आता है, सेल के अंदर कोई आउटर मॉलिक्यूल या आउटर एजेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बैक्टीरियल सेल इंटर कर जाए, या ऐसी सेल जो कि खुद ही अपने आप में नुकसान हो रही है या टूट रही है, तो लाइसोसोम का मुख्य काम होता है कि वह उस सेल को डाइजेस्ट कर दे, उसको पचाए, उसको खा जाए, और जिससे हमारी सेल सिक्योर हो जाए। इसके अंदर जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब सिंथेसिस होती है, पैरासिंथेसिस होती है, उसमें mRNA निकलता है, और वही mRNA बाद में डिफेंसिव प्रोटीन क्रिएट करता है, जो कि लाइसोसोम के साथ में मिलकर पौधे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक और सब यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी ऑर्गेनल बॉडी जो कि सेल के अंदर एंजाइम प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करती है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, ये काम होता है। ये हमारी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसको एक बार अपने, आपके पास बुक्स हैं, बुक से आप देखना, आपके पास नोट्स हैं, नोट से देखना, इंटरनेट की सुविधाएँ भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, इसका ध्यान रखना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। तो पढ़ते रहना, बाकी के बीच में हम आपको बताते रहेंगे।
के लिए आप अपना ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेकंड सेम का प्रोफिजियोलॉजी का लेक्चर है, ध्यान रखना। और हाँ, इस चैनल को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।